नमस्कार दोस्तों। कई भाइयों का कमेंट आया था तो उससे रिलेटेड मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं जिससे आप सभी लोगों की जो भी क्वेरी है वो पूरी हो जाए। तो मैं अभी बात करता हूं एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2021 की, जिसका रिज़ल्ट फाइनल आउट हो गया है और जिसकी लॉगिन आईडी पे, जिसकी पर्सनल लॉगिन आईडी पे ये लिख करके आ रहा है सेलेक्टेड। तो वो बंदे समझ लें कि वो भाई समझ लें कि उनका हो गया है। अब वो ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार करें। और जो मुझे लगता है ज्वाइनिंग लेटर जो है वो 13 मई के बाद इशू होगा, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लागू है। ऐसा मेरा निजी विचार है। अब मैं एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022 की बात करता हूँ। इसका रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। जिनकी लॉगिन आईडी पे रिकमेंडेड फॉर जीओपीटी या एलिजिबल फॉर जीओपीटी ऐसा अगर लिख के आ रहा है तो वो समझ लें कि वो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। अब वो जीओपीटी के लिए तैयारी कर शुरू कर दें। और कहाँ से पढ़ें? तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो एक्सेल की, पावर पॉइंट की, वर्ड की 8 घंटे की, 10 घंटे की वीडियो उपलब्ध है, जिसमें आप सारा देख सकते हैं और उससे सब कुछ हेल्प हो जाएगा। बहुत डीप नॉलेज वो नहीं चाहते, वो इतना चाहते हैं कि हाँ भाई आप कंप्यूटर जानते हो, कंप्यूटर चलाना, उसमें वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में आपका बेसिक नॉलेज हो। वो तो आपको प्रोग्रामिंग वहाँ पे नहीं कराएंगे, जनरल रूटीन जो वर्क होता है वहीं करना है। अगर आपको कुछ नहीं अभी आता है तो वहाँ आप अपने सीनियर से सलाह ले सकते हैं कि सर ये कैसे होगा। कोई भी चीज़, आपको कितना भी कंप्यूटर आता हो, लेकिन जो चीज़ वहाँ करना है हो सकता है वो आप न सीखे हों। तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। अब जिनका हो गया है, जिनके पर्सनल आईडी पे लिख के आ रहा है कि रिकमेंडेड टू जीओपीटी या रिकमेंडेड फॉर जीओपीटी, उनके लिए DV 29/4/23 को होगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक ही दिन में DV हो जाता था, उसी दिन अपना वो जीओपीटी करा लेते थे। लेकिन इस बार चूँकि वैकेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, तो इस वजह से उन्होंने 29 तारीख को DV के लिए बुलाया है। और उन्होंने एडमिट कार्ड में लिखा भी है कि जीओपीटी के समय ही आपको अगले दिन के लिए बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कितने टाइम, किस शेड्यूल पे होगा 1 घंटे ही, चूँकि सोर्सेज जो हैं लिमिटेड होते हैं भाई। एक बार में एक लैब में 50 बच्चे या 100 बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है उनके पास इतना अवेलेबिलिटी ना हो, तो वो कई शिफ्ट में करा सकते हैं। इस वजह से जीओपीटी में जो आपका DV में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी समय आपको वो सूचित कर देंगे कि हाँ भाई 30 तारीख को आपको किस टाइम स्लॉट में आना है। अब DV में क्या क्या ले जाना है, ये कई भाई का कमेंट था। तो उसमें देखिए, जो मेरा हुआ था तो उनके पास वो सीट थी जो हमने फॉर्म अप्लाई किया था। तो ऑनलाइन फॉर्म में जो जो हमने डाटा डाला था, जो भी हमने डेटा डाला था कि हमारे हाई स्कूल में ये रोल नंबर, इतना परसेंटेज, इंटर में ये, जो भी आपकी टेक्निकल डिग्री है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो वो सारी चीज़ें वो वहीं देखते हैं जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय लिखा था, वो उसको मिलान करते हैं कि आपने जो दिया था वो सही है कि नहीं। बस इसमें 2 चीज़ ध्यान में रखना है। एक तो जो डॉक्यूमेंट, जो डिटेल आपने उस समय डाला था वो वाला लेके जाइए। दूसरा, इसमें एक NOC चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। देखो, कंसीडर उनको करेंगे जिन, उसमें लिखा भी था कि डिजायरेबल में कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब एक्सपीरियंस जिसको है उसको प्राथमिकता देंगे। तो जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अपना बनवा लें, कम से कम 2 साल का था उसमें एक्सपीरियंस। और अगर नहीं है तो अनिवार्य नहीं था, लेकिन उसमें था कि हाँ उन पर ज़्यादा विचार किया जा सकता है। दूसरा चीज़, NOC, जो भी कहीं जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में या स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU में, तो वो वहाँ अपने ऑफिस से NOC ज़रूर ले जाएंगे, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं काम करते हैं ऐसी जगहों पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो वहाँ अपने कार्यालय से आपको NOC ले आना होगा। क्योंकि कल आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया और आपको आपका कार्यालय छोड़ ही नहीं रहा है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो
तो NOC ज़रूरी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपकी सुविधा के लिए है, और बाकी जो भी आपने अप्लाई करते समय डिटेल डाली थी वो चीज़ ले जाना है। अब मैं बात करता हूँ कि DV हो गया, अब JOPT में क्या पूछा जाएगा। तो जो मेरे वाले एग्ज़ाम में हुआ था वहाँ 4 क्वेश्चन आए थे, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि 4 क्वेश्चन आए थे। पहला एक नॉर्मल पैसेज था, मुझे लग रहा है कि 200 या 300 के आसपास रहा होगा, सच 200 या 300 शब्द वर्ड, उसको आपको जनरल टाइप करना है वर्ड में। दूसरा क्वेश्चन एक्सेल का था, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि एक इंस्टीट्यूट का 2018, 19, 20, 20, 21 और 21, 22 में लड़के और लड़कियों का एक इतनी संख्या है, तो उसमें उन्होंने 3 क्वेश्चन बनाए थे कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, ये आपको एक्सेल में करना था। दूसरा था कि इसमें हर साल का अलग अलग कितने लड़कियां, कितने गर्ल्स का परसेंटेज है टोटल स्ट्रेंथ में से उस साल के। तीसरा था कि यही दोनों डाटा आपको बार ग्राफ में बनाना था। तो ये तो हो गया एक्सेल का। तीसरा क्वेश्चन था कि जो ये एक्सेल वाले तीनों क्वेश्चन हैं उसको आपको पावर पॉइंट की स्लाइड में बनाना था। कि उसमें लिखा था कि मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन देना है तो यही वाला डाटा आप एक्सेल में पावर पॉइंट में स्लाइड के माध्यम से बनाइए। चौथा क्वेश्चन था कि एक उन्होंने CEA का फॉर्म दिया था, चिल्ड्रन एजुकेशन अनाउंस, उसका एक फॉर्मेट उन्होंने दिया था, बस उसी को आपको छापना था। तो अगर हम कहें तो 2 क्वेश्चन वर्ड से थे, एक एक्सेल से था और ये पावर पॉइंट से था। अब कई भाइयों का कमेंट आया कि मेरे में JOPT लिखा हुआ है, तो एडवर्टीजमेंट नंबर 1/21 की तो बात हो गई, उसमें सेलेक्टेड लिखा हुआ होगा तो आप मान लीजिए कि हाँ आप सेलेक्ट हैं, ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार करिए, और नहीं तो फिर दूसरी वैकेंसियों के लिए आप ट्राई करिए। ये तो हो गया आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022। मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई दिक्कत होगी, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे मेल ID पे मेल करिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ था कि पे प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं। अब ये पे प्रोटेक्शन क्या होता है? पे प्रोटेक्शन ये होता है कि आप अभी जहाँ जॉब कर रहे हैं ये उन्हीं के लिए है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट या किसी PSUs में काम कर रहे हैं। तो वो मान लीजिए कि ये जूनियर असिस्टेंट में उनका हो गया और वो अभी जहाँ जॉब कर रहे हैं वो जूनियर असिस्टेंट से ज़्यादा पैसे पा रहे हैं, और कहीं ऐसा हो सकता है कि वो लोअर पोस्ट पे हों और जूनियर असिस्टेंट में जा रहे हैं हायर पोस्ट पे हो, और ये भी हो सकता है कि आप सेम ही ग्रेड पे जा रहे हैं। तो आपका जो पुराना बेसिक था, जो पुरानी सैलरी पाते थे, अब यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही है पे प्रोटेक्शन। कि यहाँ मतलब जो वहाँ आपको मिल रहा था उसी के आगे मिलेगा कि फ्रेश मिलेगा। तो अगर आगे मिलता है तो पे प्रोटेक्शन में आता है। अब इसके लिए क्या कंडीशन है, तो 3 तरीके से पे प्रोटेक्शन मिलता है। पहला तो है कि आप हायर ग्रेड पे में हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट लेवल 3 की जॉब है, तो आप इससे ऊपर काम कर रहे हैं लेवल 4 में, 5 में या उससे और ऊपर, तब आप लेवल 3 में आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप सेम ग्रेड पे से सेम ग्रेड पे में जा रहे हों, मतलब कि लेवल 3 से लेवल 3 में आप जा रहे हैं। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप लोअर ग्रेड पे में, लेवल 1 या लेवल 2 में हैं और लेवल 3 में जा रहे हैं। तो फिर क्या पे प्रोटेक्शन होगा और कितनी आपकी सैलरी बनेगी, उससे रिलेटेड ऐसे रिलेटेड DOPT का एक आर्डर है 5 अगस्त 2020 का, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो उसी के बेस पे ये मैंने निकाला है। अब मैं पहले की बात कर लेता हूँ कि हायर ग्रेड पे से अगर आप लोअर ग्रेड पे जाते हैं, अच्छा इसके लिए एक कंडीशन है, ये तो उन्हीं को मिलेगा जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, मैंने ये बता दिया, और जो नहीं कर रहे हैं उनकी तो फ्रेश अपॉइंटमेंट माना जाएगा, उसके लिए मैं बात करूँगा नीचे। तो मान लीजिए आप हायर ग्रेड में हैं, लोअर ग्रेड में जाना चाहते हैं, तो पहले तो आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से आपको लेना है टेक्निकल रिजिग्नेशन। टेक्निकल रिजिग्नेशन मतलब जैसे एक रिजिग्नेशन होता है, एक टेक्निकल होता है, मतलब ऑफिस की सहमति से आप रिजाइन कर रहे हैं। अगर ये आपको मिल जाता है तो आपका पे प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। ये सारे चीज़ में, सारे तीनों के लिए फॉलो करता है, लोअर ग्रेड,
या सेम ग्रेड या हायर ग्रेड। तो पहली कंडीशन तो यही है कि आपको टेक्निकल रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। वहाँ से अगर आपको मिल जाता है तो आपको मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिलता है तब आपको नॉर्मल रिजाइन देना पड़ेगा, तब आपकी फ्रेश अपॉइंट माना जाएगा। तब जो शुरुआत में बेसिक होता है लेवल 3 का वहीं आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं बात कर लेता हूँ पहले वाले में, हायर ग्रेड पे टू लोअर ग्रेड पे। अब हायर ग्रेड पे में मान लीजिए आप लेवल 5 में जॉब कर रहे हैं, वहाँ की बेसिक शुरुआत में 29,200 है। मान लीजिएगा आपने वहाँ 3 साल काम किया, अभी आपकी बेसिक जो है 21,900 है। ठीक है, आप अब यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं लेवल 3 में, यहाँ का जो बेसिक शुरुआती है वो 21,700 है। अब भाई आप यहाँ इतना पा रहे थे 21,900, 31,900। अब अगर यहाँ आप आएंगे तो आपको प्रे प्रोटेक्शन जब मिलेगा तो ये लेवल 3 में देखेंगे कि इसके इक्विवेलेंट आपकी सैलरी किस सेल में आती है। तो ऐसे में देखो लेवल 3 में देख रहा हूँ तो यहाँ पे ये 3300 आपको मिल रहा है। तो आपकी ज्वाइनिंग यहाँ मतलब बेसिक ये ना हो करके आपकी ये होगी, तो यहीं पे प्रोटेक्शन मिला। अगर आपने टेक्निकल रिजिग्नेशन दिया है तो यानी आपकी यहाँ सैलरी 31,900 थी बेसिक, तो अब यहाँ से आपकी सैलरी यहाँ से बनना शुरू होगी। जो बेसिक होगा ये होगा, बाकी और जो नियम हैं जो भी रूल हैं वो सब आपको मिलते जाएंगे। ये तो हो गया हायर ग्रेड पे टू लोअर ग्रेड पे। अब दूसरा है कि सेम ग्रेड पे से आप सेम ग्रेड पे में जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप सेम ग्रेड लेवल 3 में ही जॉब कर रहे हैं, अभी आपकी बेसिक है 23,800। आपने टेक्निकल रिजिग्नेशन दिया और आपके कार्यालय ने एक्सेप्ट किया, तो आप यहाँ आएंगे तो 23,800 है आपका यहाँ पे बेसिक। तो आप यहाँ नहीं ज्वाइन करेंगे, प्री प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। तो आपका जो 23,800 है यहाँ से आपकी सैलरी शुरू होगी। समझ गए आप बात? मतलब जहाँ से आप हैं उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा वाला या उससे इक्वल वाला आपको मिल जाएगा। बात समझ गए होंगे। तीसरा है लोअर ग्रेड पे टू हायर ग्रेड पे। लोअर मतलब आप लेवल 1 या लेवल 2 में, जैसे मैंने यहाँ लेवल 1 में लिखा है, लेवल 1 का मैंने ये ले लिया, लेवल 3 का ले लिया। अब मान लीजिए कि आप 4 साल यहाँ जॉब कर रहे हैं, 20,300 में आप पहुँच गए। अब लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो ये 20,300 से ये ज़्यादा है 21,700, तो ये आपको यहीं वाला मिल जाएगा। लेकिन अगर इन केस मान लीजिए आपका 22,800 होता, लेवल 1 में ही आप काम करते रहे, 7-8 साल आप जॉब करते, तो आपका बेसिक यहाँ आ गया। तो जब आप लेवल 3 में यहाँ जाएंगे तो ये 22,800 के इक्वल या उसके नेक्स्ट वाला, तो 22,800, तो ये देखिए 22,400, ये 23,010, यानी यहाँ से आपका बेसिक शुरू होगा, यानी यहाँ से यहाँ आप आ जाएंगे। आशा है आप लोग ये पे प्रोटेक्शन का रूल समझ लिए होंगे। यार हायर ग्रेड पे से लोअर ग्रेड पे, सेम ग्रेड पे से सेम ग्रेड पे, लोअर ग्रेड पे से टू हायर ग्रेड पे, ये तब होगा जब आपका टेक्निकल रिजिग्नेशन होगा। अगर ये नहीं होगा, नॉर्मल रिजिग्नेशन होगा, तब फिर आपको यही 21,700 से शुरू होगा। अब जो फ्रेश जिसकी होगी नियुक्ति, उसके लिए क्या सैलरी होगी मैं ये दिखाता हूँ। तो जो इसकी फ्रेश होगी वो बेसिक इसका है 21,700, इस पर 42% डी मिलता है। बेसिक का 42% ये हो गया 9,144 रुपये। इसमें टीए मिलता है। टीए का ये रूल है कि भारत सरकार ने जितनी भी सिटी हैं उनको 3 सिटी में डिवाइड किया है, एक्स वाई जेड। तो जो अपना कानपुर आता है वो एक्स सिटी में आता है। तो यहाँ के जो लेवल 3 वाली जो है यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए जो टीए है वो 3600 प्लस डीए, तो 3600 रुपये प्लस डीए यानी 42%। तो ये दोनों मिला कर के ये हो गया। एचआरए भी मिलता है। एचआरए अभी का जो है वो 18% है बेसिक का, लेकिन वो 3600 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका बेसिक जो भी है उसका 18% 3600 से कम होगा तो आपको 3600 मिलेगा। तो 21,700 का हम अगर 18% देखेंगे तो आता है 3906 रुपये। तो ये आपको मिल जाएगा। अगर ये 3600 से कम होता तो आपको 3600 मिलते। अब अगर हम इसको तीनों को जोड़ दें तो ये आ गया 39,832 रुपये। तो ये आपका ग्रास सैलरी हो जाएगी। अब इसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं। डिडक्शन क्या होते हैं
कि 2004 के बाद जो भी नियुक्ति हो रही है वो एनपीएस के थ्रू हो रही है, न्यू पेंशन सिस्टम के थ्रू हो रही है, तो उसमें वो 10% सरकार मैंडेटरी है, वो काट लेती है। ऐसा है, वो काटती है तो मिलाती भी है। 10% अगर आप काटती है तो वो 14% मिलाती है, यानी 26% आपका बेसिक और डीए का वो सेव होता जा रहा है। एनपीएस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या रूल है, कितना कटता है और कैसे निकाल सकते हैं। अभी के लिए ये है कि 10% आपका कटेगा बेसिक प्लस डीए का। तो यहाँ मैंने जोड़ा हुआ है, ये बेसिक है, ये डीए है, टोटल हो गया आपका 30,814। इसका 10% 3,081 रुपये आपके ग्रास से ये डिडक्ट हो जाएगी, ये डिडक्ट हो जाएगी। दूसरा सीजीएचएस कटता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये कार्ड होता है जिससे आप इलाज करा सकते हैं, ये भी कटता है। एक सीजीजीआईएस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ, ये एक इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयमेंट ग्रुप इंश्योरेंस करके, उसमें 30 रुपये कटता है। इसका क्या बेनिफिट है पहले आगे बताएंगे। तो ये आपका डिडक्शन हो गया, 3 डिडक्शन हुआ, ये तीनों डिडक्शन मिला करके 3361 रुपये हुआ। ग्रास सैलरी आपकी ये थी, अगर इसको हम घटा देंगे तो ये आपकी 36,471 रुपये के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, जो अभी का ये नियम है। अब चूँकि आईआईटी मुझे लग रहा है कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो रूल होता है वो चलता है, तो इस तरीके से ये सैलरी आपकी होगी। चलिए दोस्तों, फिर एंजॉय करिए अपना, जिसका जीओपीटी हो गया है, जीओपीटी जो एलिजिबल हैं वो अपना जीओपीटी के लिए तैयारी करें। बाकी भाइयों का जिनका नहीं हुआ है वो आगे के लिए तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए, मैं फिर से वीडियो के माध्यम से उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।